बोर और व्हीलर जो दुनिया के दो मशहूर फिजिसिस्ट थे, उन दोनों का मानना था कि क्वांटम लेवल पर दुनिया एक कंप्यूटर कोड की तरह बिहेव करती है। अगर हम रोशनी को देखें तो वो वेव भी है और पार्टिकल भी, यानी वो हकीकत में वन भी है और ज़ीरो भी, जैसे वो हमें फ़कत मालूमात देना चाहती है। यहीं से व्हीलर ने अपनी मशहूर थ्योरी इट फ्रॉम बिट दी थी, यानी जो भी शय है वो फ़कत मालूमात है, यानी हर मादी शय अपनी वजाहत किसी गैर मादी शय से लेती है। यानी वो जो हम फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढ रहे हैं जिस पर पूरी शय बनती है, यानी कि अगर मैं इस पत्थर के टुकड़े को उठाऊं और देखना चाहूं कि इसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो शायद एट द मोस्ट माइन्यूट लेवल जाकर मुझे फ़कत मालूमात मिलेंगी। शायद अगली किसी वीडियो में मैं स्लावोज ज़िज़ेक का वो जोक भी शामिल करूंगा कि शायद क्वांटम लेवल की सबसे निचली सतह पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम हो कि हर शय को उतना ही बनाया जाए जितना उसको किसी शऊर ने ऑब्जर्व करना है, और उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। यहीं से आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं सिमुलेशन हाइपोथेसिस जो निक बॉस्ट्रम ने दिया था। निक बॉस्ट्रम का यह मानना था कि अगर पूरी कायनात फ़कत इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है, और हर मादी शय फ़कत आखिर में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनी हुई है, तो ये कायनात एक सुपर कंप्यूटर है जो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके प्रोजेक्ट कर रही है और शऊर उसको देख रहा है। और शऊर और जहन खुद मालूमात है जो शय की मालूमात से इंटरैक्ट करके इल्म या कायनात को तख्लीक करता है या शय को तख्लीक करता है। यानी किसी भी शय को तख्लीक करने के लिए हमें शऊर की ज़रूरत है, और शऊर वो शय है जो शय को एतबारी बनाती है और उससे हकीकत के पास लेकर आती है। आप जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वर का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर समझा गया कि जब क्वांटम फिजिक्स की बुनियाद रखी गई कि ये दुनिया पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स है जिसमें किसी जिंदा ज़ीरू शऊर का होना ज़रूरी है ताकि वो शय को ऑब्जर्व करे और वो तख्लीक होने के लायक बने। ऐसी ही गूंज हमें 1931 बर्लिन में होने वाले आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर के डायलॉग में मिलती है, जहां पर टैगोर आइंस्टाइन को बार बार मुतारिफ कराते हैं, दोनों नोबेल ले चुके हैं और आइंस्टाइन से ज़हीन उस जमाने में कोई आदमी नहीं। मगर एक शायर उनको ये बात बता रहा है कि जनाबे वाला, अगर जंगल में कोई दरख्त गिरा है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं आई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मटीरियलिस्ट लोग, रियलिस्ट लोग अब ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को देखें कि ये कायनात मटीरियल इन एसेंस नहीं है मगर इंफॉर्मेशन इन एसेंस है। यानी कि इस कायनात का जो ढांचा है वो मैटर नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन है। और ये जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस है निक बॉस्ट्रम का, ये बहुत ज़्यादा हमें करीब से समझाने की कोशिश करें कि कायनात कहीं वैसी ही तो नहीं है जैसी कि कोई कंप्यूटर गेम होती है। जब हम किसी कंप्यूटर गेम में एंटर होते हैं तभी वो अपनी हकीकत को रेंडर करती है, बनाती है, और रेंडरिंग इज पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स ऑल्सो। वो हमें ये समझाना चाहता है निक बॉस्ट्रम कि जैसे कंप्यूटर गेम में उतनी ही हकीकत बनती है जितना मैंने उसको देखना होता है, और जैसे जैसे मैं दरख्त से दूर जाता हूँ तो दरख्त छोटा होता जाता है और आखिर वो एक बिट की या एक पार्टिकल की सूरत में होता है, दरख्त नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर ने उससे दरख्त के एसेंस ले लिए और एक डॉट के एसेंस उसको दे दिए ताकि प्रोसेसर उसको हैंडल कर सके, ताकि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। अगर मुझे हर शय हर वक्त उतनी बड़ी दिखने लगे जैसी वो है मेरा जहन, तो उसको मेरा जहन का प्रोसेसर या मेरा जहन का जो मेरी शऊरी कैपेसिटी है वो उसको हैंडल ही नहीं कर सकेगी। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग बात निक बॉस्ट्रम ने हमें मुतारिफ कराने की कोशिश की है सिमुलेशन हाइपोथेसिस में, और मेगन ने गॉड ह्यूमन एनिमल मशीन में कहा कि अब साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इस बात को देख रहे हैं कि कहीं वाकई ये हकीकत एक कंप्यूटर गेम तो नहीं है, और ये सारे फिजिकल लॉज कोड्स हैं जो इस कंप्यूटर गेम को मुमकिन बनाते हैं। और ये कंप्यूटर गेम तभी चलती है जब हम जागते हैं, और ये सिंगल पीओवी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम देखते हैं। आप देखें कभी किसी गेम में जब हम पीओवी से उस गेम को खेलते हैं तो हम अपने हाथों को जैसे देख रहे हैं तो आप उस किरदार के हाथ देखते हैं, यानी आप इस हकीकत को में मुड़कर खुद को नहीं देख सकते जब तक आईना या शीशा ना हो, या जब तक आप कोई रिकॉर्डिंग में खुद को ना देखें। आप अपने पीओवी से दुनिया को खेल रहे हैं, एक कंप्यूटर गेम की तरह जैसे खेला जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अगर आप देखें तो जो एक मूवी ट्रू मैन शो बनी थी, ट्रू मैन शो में भी वही बात थी कि वो एक आदमी है और वो एक हाइपोथेटिकल दुनिया में उसको रखा जाता है और पूरी दुनिया उसकी ज़िंदगी को एक शो की सूरत में देख रही होती है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेट पर दाखिल कर दी जाती है और वो उसको भी हकीकत का हिस्सा समझना शुरू कर देता है, और वो ये जानता ही नहीं कि ये पूरे का पूरा सेट है, सिमुलेशन है, मजाज है, हकीकत नहीं है। ऐसी ही गूंज हमें मैट्रिक्स में भी मिलती है, जहां पर नियो को जगाया जाता है और उसे कहा जाता है वेक अप, यू जस्ट लिविंग इन नथिंग बट अ सुपर कंप्यूटर एंड यू नीड टू अनप्लग योरसेल्फ। दुनिया के कंप्यूटर्स सूरज के मरने के बाद या उसके गरूब होने के बाद
اپنی ساری طاقت جو کمپیوٹرز کو الیکٹرانکس کو چلانے کے لیے چاہیے وہ انسانوں کے اندر والی الیکٹریسٹی سے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ باہر کوئی فاسل فیول اور کوئی سورج نہیں بچا. اس لیے نیو اپنے آپ کو ان پلگ کرو اور جاگو اور حقیقی دنیا میں باہر آؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ مورفیوس کو بھی ہم خوابوں کا خدا کہتے ہیں. خواب خود ایک مجاز ہوتا ہے، لیکن سائنس آج اس بات پر بھی غور کرنے کو تیار ہے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ہم خواب کو کم حقیقی اور جاگنے کو زیادہ حقیقی مانگتے ہیں. اب جب ہم اقبال یا ایسٹرن فلسفی میں چلیں، ابھی صرف اقبال کی ہی بات کریں تو ہمارے سامنے اقبال کا وہ پیارا شعر مسجد قرطبہ سے آتا ہے، نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز، اور یہ پورا عالم وہم ہے، طلسم ہے، اٹس میجک، اٹس سیمولیشن، اٹس فن، اٹس مور لائک اے کمپیوٹر گیم. اب آپ ذرا اس بات کی طرف غور کیجئے جو قرآن مجید کبھی کبھی یا ہمیں بتاتے ہیں کائنات حقیقی نہیں ہے، یا وہ جب غالب کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے، یہ تو کھیلنے کودنے کی جگہ ہے. کیا کھیل کود سے مراد کوئی گیمیفیکیشن کا تصور تھا؟ کیا اقبال جب کہتے ہیں نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز، یہ تو وہم ہے یا طلسم ہے؟ اقبال ایک اور جگہ ہمارے سامنے پھر مسجد قرطبہ میں ہی کہتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، یعنی تو یہ تو دو مختلف رنگوں کی آپ سمجھیں تسبیحات ہیں یا سٹرنگز ہیں جن کو آپس میں جوڑا گیا اور ایسے کھول دیا گیا، اور اب وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں اور دن اور رات ہمارے آگے آ رہے ہیں. اس سے زیادہ پس منظر نہیں ہے. یعنی whatsoever we are interacting with is quite much designed around me, not as a reality but more as a game, and we live life as a game. آپ کئی سائیکالوجسٹ کی گیم کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سائیکولوجیکل گیمز ہیں، ہم اتنی ہی محنت کرتے ہیں جتنا ہمیں معاوضہ ملتا ہے، بالکل جیسے کہ گیمز میں انسانوں کے رویے ہوتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ مجھے اس بات سے ملا، اس نے کہا کہ جو بھی نہ مانے کہ ہم کسی سپر کمپیوٹر میں زندہ ہیں اور نک بوسٹروم کی بات پر تنقید ہو تو یاد رکھنا کہ سپر انٹیلیجنس از لائکلی ٹو بی سپر ڈیلوژنل. جتنا آپ عقل میں آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کا تخیل آگے بڑھتا ہے. آپ شروع میں منطق، میتھس، ریاضی کے پاس رہتے ہیں اور ان کو عام سمجھتے ہیں، چیس کو عام سمجھتے ہیں اور ہے بھی. پھر جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو ساتھ ہی آپ تخیل میں جانا شروع کرتے ہیں، ایبسرڈ کرتے ہیں، آپ آلٹرنیٹو ٹریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایبسٹریکشنز کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جیسے جیسے عقل اپنی انتہا پر جاتی ہے تو وہ منطق اور لینئر اصولوں کو چھوڑ کے ڈیلوژنز اور امیجنیشنز کی طرف زیادہ چلی جاتی ہے. تو جدید انسان کو یہ کیسے سمجھایا یا بتایا جائے کہ شاید یہ ممکن ہے کہ ہم ایک شعور کے طور پہ یا ایک گیم میں حصہ لینے والے کردار کے طور پہ ہم سب موجود ہیں ایک سپر کمپیوٹر کے اندر. کیونکہ ویلر اور بور نے یہ بات تو آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ پوری کائنات میں ہر شے فقط معلومات ہے، اور یہ کائنات سپر کمپیوٹر ہے جو اس معلومات کو پروسیس کر کے پروجیکٹ کر رہا ہے حقیقت کو، جس سے ہم ٹکرا رہے ہیں. اور اس حقیقت کو دیکھنے کے لیے ہمارے شعور کی، ہماری پارٹیسپیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اب سائنس اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے کہ مے بی دا میٹر اپنے وہ ایٹریبیوٹس زیادہ دکھانے لگ جاتا ہے جس کی شعور کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے. لیٹس سے روشنی ہے، وہ اپنا بیہیویئر چینج کرتی ہے جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آبزرو ہو رہی ہے. دیٹ از سو اسٹرینج. منیمم مجھ جیسے آدمی کے لیے جو بہت زیادہ سائنس سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ہم ایسی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، یہ جان کے بڑی حیرت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اقبال انسان کو تو اے اسیر مکاں کہتے ہیں، اے اس دنیا کے قیدی. جیسے the character of the game is caged inside the game and cannot escape it. اور اس کو گیم انہیں رولز کے اوپر کھیلنی پڑتی. بال جبریل میں جا کر اگر میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں تو آپ کو فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں کہ ٹائٹل میں جو نظم ملتی ہے اس کا جو آخری شعر ہے اس کا پہلا مصرع کہ اقبال فرماتے ہیں تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر. یعنی تیری نوا، تیری ہی جب آواز آئے گی اسی سے زندگی کا ضمیر جاگے گا. یہ پوری زمین و آسمان انتظار میں ہے کہ تو آئے اور اپنے شعور کی مدد سے ان کو رہنے کے قابل بنا، ان کو آبزرو کر، ان کے رنگوں کو دیکھ، ان پر بات کر تاکہ یہ آبزرویبل بنے، یہ لیویبل بنے. اور جو اہم بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا مشاہدہ ہی اسے تخلیق کرتا ہے. اور جہاں پر وہ کہتے ہیں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جب زمین روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے تو کہتی ہے ایک آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، یعنی کہ جہاں اتنا ہی آباد ہوتا ہے جتنا انسان اپنے شعور کی محنت لے کے اس ریالٹی میں داخل ہوتا ہے، ورنہ یہ گیم آف ہو جاتی ہے. اور ٹیگور نے بھی دیکھیں آئنسٹائن کو یہی کہا تھا
the whole universe disappears when there is no consciousness. So consciousness is essential. लेकिन देखें जो लोग मटीरियलिस्टिक हैं, जो समझते हैं कि मादा हकीकी है, एडेड अप विद रियलिस्ट जो कहते हैं पूरी कायनात में कोई शऊर भी ना हो तो चीज़ें ऐसी पड़ी रहेंगी, तो भाई देखी किसने है? Who has observed it? निक बॉस्ट्रम और व्हीलर की इट फ्रॉम बिट थ्योरी के खिलाफ जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एविडेंस मुझे मिला जो कि अच्छा है, वो ऐसे है कि उसने कहा अगर कोई लट्टू ही ना हो तो स्पिन का तसव्वुर ही क्या है, बिल्ली ना हो तो बिल्ली की आवाज़ का तसव्वुर ही क्या है, तो अगर लहरें ही ना हो तो उनकी आवाज़ों का तसव्वुर ही क्या है। यानी जिस चीज़ को तुम इंफॉर्मेशन कह रहे हो कि वो फंडामेंटल एसेंस है जिस पर शय बनती है, ऐसे नहीं है, शय पहले है और उसकी इंटरेक्शंस में आवाज़ें बाद में पैदा होती हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत मटीरियलिस्टिक और पुराना व्यू था। जैसे जैसे अब हम क्वांटम लेवल पर जाते जा रहे हैं, हमें पता चलता जा रहा है कि कायनात तो बहुत नामुकम्मल है, क्योंकि कुरान मजीद में हमें वो आता है ना, कुल्ला यौमिन हुआ फिशान, अल्लाह ताला हर लम्हे नई तरह से जलवागर होती है, यानी देयर आर न्यू डिज़ाइंस एंड अल्लाहज़ क्रिएटिव एनर्जी हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड येट। अगर हम कदीम यूनान में जाएं तो आपको प्लेटो की एलेगोरी ऑफ द केव भी याद आएगी। वो भी कुछ ऐसी बात ही नहीं करती थी कि हम तो एक शैडो यूनिवर्स में ज़िंदा हैं जिसको हम ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और हम शैडोज़ को देख रहे हैं, और पीछे से एक आदमी अगर आके हमें बताए कि बाहर असल कायनात है और ये शैडो की कायनात तुम देख रहे हो, क्या हम मानेंगे? अब देखें कि इतना सफ़र करने के बाद सुपर कंप्यूटर और जब हमने देखा कि कायनात में जब खुसूसन लाइट ने इंसान को हैरान किया कि वो डुअल रवैये दिखा सकती है, पार्टिकल भी है, वेव भी है, तो वो जो एक डिटर्मिन्ड व्यू ऑफ लुकिंग एट द शे या थिंग या मैटर था, बिल्कुल बदल के रह गया। और अफलातून की बात याद है कि शायद हम वाकई एक सहर को, तिलिस्म को देख रहे हैं, शैडोज़ को देख रहे हैं, साए को देख रहे हैं, हकीकी कायनात तो हमारे पास है ही नहीं। और अफलातून का मसला भी जो है वो इंफॉर्मेशन के मसले से उठा था कि उसने कहा कि ये जो कायनात में बिखरे बिखरे दरख्त हैं, इनको मैं किसी एक परमानेंट आइडिया ऑफ दरख्त की वजह से सबको पहचान लेता हूँ। तो वो मसला भी किसी हद तक उसने फिर मतलब कि अफलातून ने ये बात हमारे सामने रखी कि यानी कि कोई परमानेंट यूनिवर्स है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आइडियल फॉर्म में मौजूद हैं, जहाँ से मैं इनको अपने जहन में उतारता हूँ और इस तब्दील होने वाली, तगय्युर वाली कायनात को समझ लेता हूँ। यानी तगय्युर वाली कायनात को मैं स्टेबल आइडियाज़ पर समझता हूँ, यानी दो कायनातें हैं। ये मसला भी इंफॉर्मेशन से उठा था। और जब हम व्हीलर की बात करते हैं और इनकी इट फ्रॉम बिट की बात करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जब लाइट है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है, यानी वो इन्फॉर्मेशन देती है कभी 1 की सूरत में, कभी 0 की सूरत में। यानी एट फंडामेंटल एसेंस इट इज़ नथिंग बट इन्फॉर्मेशन, एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रोसेसिंग इट एंड प्रोजेक्टिंग मैटर एज समथिंग रियल टू अस, just like it is happening in games where gamers decide the rules and they render the reality around us, as echoed in the works of Iqbal, नुक्ता पर कार हक मर्द खुदा का यकीन और ये आलम तमाम वहमतल इस्म मजाद। तो बहुत ज़रूरत है, हमने पिछले दिन एक वीडियो बनाई थी एनिमिज्म की, कि शायद हर शय में शऊर है, यानी हर मादी शय भी शऊर रखती है। ये कोई ना कोई उस तरह मुर्दा नहीं है जैसे मटीरियलिज्म समझता है, मगर इनमें एक हरकत है, हकीकत की कोई किस्म है, हमें आवाज़ नहीं आती, हम समझ नहीं पाते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। मैं उसके ऊपर एक जर्मन वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, उमवल्ट हम उससे कहते हैं, UMWELT, कि हम पर्टिकुलर स्लाइस ऑफ रियलिटी को समझते हैं कि वो पूरी रियलिटी है। बैट्स ने अपना स्लाइस ऑफ रियलिटी रखा हुआ है, बटरफ्लाइज ने अपना रखा हुआ है, आदम का ज़रा स्लाइस पड़ा, बट इट्स उमवल्ट, द सराउंडिंग, और हम समझते हैं कि यही मुकम्मल है, ये मुकम्मल नहीं है। तो जब निक बॉस्ट्रम के सिमुलेशन हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं तो हमें उसकी गूंज ईस्टर्न दुनिया में बहुत सुनने को आती है, जहाँ गालिब हैं, जहाँ टैगोर हैं, जहाँ इकबाल हैं, जो समझते हैं कि कायनात मादी तौर पर एतबारी है, हकीकी नहीं है, और हकीकत में फ़कत शऊर ही वो एंटिटी है जो तमाम चीज़ों को मुमकिन बना रहा है।